Very good morning, student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our again the lecture number 4, the Mughal Empire. अब आपको हमने क्या बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में? आपको मैंने जहांगीर के बारे में बताया था, ठीक है। जहांगीर के साथ हमने अकबर के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में आपको हम शाहजहाँ के बारे में बताने वाले हैं। तो जस्ट ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 4, शाहजहाँ। ओपन कीजिए पेज नंबर 39। नाउ वी स्टार्टेड अवर टॉपिक शाहजहाँ। हु इज़ द शाहजहाँ? द जहांगीर एल्डर सन नेम इज शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ असेंडिंग द ट्रोन इन द 1627 सेंचुरी। शाहजहाँ ने 1627 ईस्वी में कब्जा किया था। किस पर? गद्दी पर बैठे थे वो। हिज नेम वाज द शाहजहाँ इन द पर्सियन मीन एज किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनका नाम क्या था? इनका नाम था शाहजहाँ, और इसका पर्सियन में मीनिंग होता है ऐसा राजा जो पूरे संसार पर राज करे, या पूरे संसार पर राज करने वाला राजा। ड्यूरिंग हिज रीजन द 3 मेजर स्टेट्स इज द बीजापुर, गोलकोंडा एंड द अहमदनगर वर द सब्जेक्टेड। इसके समय में जो मेजर ट्रेडिंग रीजन था वो कहाँ पर था भाई? बीजापुर था, गोलकोंडा था और अहमदनगर था। बुंदेला राजपूत इज अ रिवोल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डेल्ट विद द इफेक्टली। इस समय में जो सबसे ज़्यादा रिवोल्टिंग मीन्स आंदोलन जिन्होंने छेड़ा था इसके राज्य में, वो था बुंदेलखंड के राजा राजपूत जो थे, वो इसके खिलाफ थे। इन्होंने अपने समय में हिस्ट्री ऑफ द शाहजहाँ अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, जिसको हमने अब्दुल्ला अहमद ने इनकी क्या लिखी थी? बायोग्राफी लिखी थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम रखा है शाहजहाँ नामा, ठीक है। शाहजहाँ के समय जो रूलिंग है एम्पायर था फ्रेम हैंड द कीप्ड हिमसेल्फ द इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिनट ऑफ अ डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिलिट्री कैंपेनिंग। शाहजहाँ ने रूल करते समय अपने लाइफ में एम्पायर को संभालते हुए उसने कई सारे जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे राज्यों पर अपना कब्ज़ा किया, चाहे तो वह आगरा हुआ, लाहौर हुआ, दिल्ली हुआ या अहमदनगर हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कनेक्टेड करने वाले ट्रेडिंग नेटवर्क रोड्स भी बनाई। शाहजहाँ ने अपने समय में बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रोड मेंशन नेटवर्क एक ट्रेडिंग सेंटर के लिए उसने एक रोड बनाई थी जो कि लाहौर, दिल्ली और अहमदनगर को एक साथ कनेक्टेड करती थी, ज्वाइन करती थी। इसे लिटरेचर का भी बहुत शौक़ था। ये एक बहुत अच्छा विद्वान था, फिलोसफर था और कला का प्रेमी था। आर्ट्स का उसको बहुत अच्छा ज्ञान था। वो जो है कला को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है। अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में जो है क्या बनाया था? एक महल को इन्वेंटेड किया था, एक बिल्ड किया था ताजमहल को, जो कि आगरा में है, जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी अंतिम वाइफ शाहजहाँ की जो सबसे ज़्यादा प्रिय वाइफ थी उसका नाम था मुमताज़ महल, ठीक है। इसी के नाम पर उसने शाहजहाँ ने क्या किसको बिल्ड करवाया था? ताजमहल को बिल्ड करवाया था। हालांकि ताजमहल को बिल्ड करने में उसे उसकी मृत्यु के 20 साल लगे, ठीक है। शाहजहाँ ने जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तो उसने क्या बनाना स्टार्ट किया था? ताजमहल बनाना स्टार्ट किया, पर उसे बनने में कितने साल लगे? 20 साल लगे। When the शाहजहाँ ग्रो ओल्डर, जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो स्ट्रगल फॉर द सक्सेशन बिगन अमोंग हिज सन। उसके बच्चों में जो है क्या होने लगा भाई? सत्ता को पाने के लिए झगड़े होने लगे, जिसमें दारू शिकोह, सुजा और मुरद और औरंगजेब थे। एट लास्ट औरंगजेब एंग्रिम्स टू द सक्सेसफुली एंड द ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 1658। 1658 में किसने? जो औरंगजेब था उसने अपने पिता के राज्य को हड़प लिया और क्या किया? उसके बाद शाहजहाँ को उसने औरंगजेब ने शाहजहाँ को अपने पिता को प्रिजन में डलवा दिया आगरा के ही फोर्ट में 1658 में। वहीं पर उनकी मृत्यु कहाँ पर 1668
1666 में उनकी किसकी, शाहजहाँ की मृत्यु। बात करते हैं हम औरंगजेब की। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, शाहजहाँ जो है अपने पिता के बाद में जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए। 1627 में वो गद्दी पर बैठा था। शाहजहाँ का नाम का मतलब होता था द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसे बहुत ज्ञान था किसका, ये एक अच्छा फिलोसफर था, अच्छा कलाकार था और इसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें की। इसकी सबसे प्रिय वाइफ थी मुमताज़ महल, जिसकी याद में उसने क्या बनवाया था, ताजमहल को बिल्ड करवाया था। ठीक है, शाहजहाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसने मीन्स जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चों में ही गद्दी को लेकर लड़ाई होने लगी, जिसमें औरंगजेब की अंत में जो है जीत हुई। और 1658 में 1658 में जब वो गद्दी को पाकर उसने अपने पिता को आगरा के फोर्ट किले में बंदी बना लिया और उसकी डेथ तक किसकी, शाहजहाँ अपनी मृत्यु तक वहीं 1666 में 1666 में वो वहीं पर अंतिम उसने प्राण त्याग दिए। अब बात करते हैं हम औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब की गद्दी पर बैठा कब, 1658 से 1707 तक। ये माना जाता है कि ये अपने समय का सबसे क्रूर जैसे कहते हैं राजा था। इसने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किए। इसने कई सारी ऐसी नीति बनाई जो कि बहुत ही अलग थी। ठीक है, इसके फैमिली से रिलेटेड नहीं करती थी। सबसे पहले औरंगजेब इज़ द फॉर्मली असेंडिंग द थ्रोन इन 1658 आफ्टर द विनिंग द वॉर ऑफ द सक्सेशन अगेंस्ट हिज 3 ब्रदर। उसने गद्दी कब गेन की, जब उसने अपने तीनों भाइयों के साथ फाइट लड़ी। 1658 में उसको गद्दी हासिल हो गई। ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, जिस टाइटल को क्या नाम दिया उसने, अपने टाइटल पदवी क्या ग्रहण करी, आलमगीर, जिसने ही रूल्ड इंडिया ऑलमोस्ट 15 ईयर। इसने 50 साल तक जो है मीन्स इंडिया पर रूल किया, भारत पर रूल किया। इसी बीच में उसने अपने आप को टाइटल दिया आलमगीर का, जिसका मतलब होता है कंक्यूरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स पूरे राज्य पर, पूरे संसार पर अपना अधिकार। ड्यूरिंग हिज रीजन्स, इसके समय में मुगल एम्पायर रीच द निच एंड द कवर ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इसके साम्राज्य काल में या फिर इसके समय में जो इंडिया थी इसका बहुत सारा हिस्सा उसने अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे कि इस मैप में आपको दिखाया गया है, ये पूरा एरिया है जहाँ पर किसका अधिकार था, औरंगजेब का अधिकार था। हिज रीजन सा द रिवोल्ट्स मैनी ग्रुप ऑफ द पीपल। इसके समय में उसने बहुत सारे जो नॉर्मली राजपूत थे उनके खिलाफ बहुत सारे रिवोल्ट्स जो है उन्होंने अंत करा। कई सारे अलायंसेस को तोड़ा उसने। जो सिख धर्म थे, समताज थे, मराठास थे, इन सभी के साथ उसने जंगें लड़ी। ठीक है, ही थॉट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द मराठा शिवाजी। उसका सबसे बड़ा जो जीवन का स्ट्रगल था वो किसके साथ था, शिवाजी मराठा उसके साथ था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ए इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए मराठास, जिसमें शिवाजी ने क्या गेन किया था, अपना स्वतंत्र राज्य इस्टेब्लिश किया था। औरंगजेब religious policy brought him a conflict with the 9th Sikh group Tegh Bahadur, who was later executed by him। अब औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने कई सारी धार्मिक जो है पॉलिसी बनाई थी, जिसके खिलाफ जो है सिख धर्म के 9वें जो गुरु थे वो खड़े हुए, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जिसके खिलाफ वो लड़े और उसके बाद अंत में उन्होंने तेग बहादुर को मृत्यु प्राप्त की। मीन्स उन्होंने मृत्यु दान दी, उसको मरवा दिया, उसको फांसी दी। ही ऑल्सो अंडरटुक ए सीरीज ऑफ अनपॉपुलर मेजरिंग सच एज द री इम्पोजेंस एंड द जाजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम। उसने जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं थे उन सब पर तीर्थयात्री कर या फिर जाजिया टैक्स लगाया, जो कि मेनली किसके लिए होता था, जितने भी हिंदू धर्म को या फिर जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड नहीं करते उन सभी को अपने यहाँ मंदिरों में जाने के लिए, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए क्या देना पड़ता था, जाजिया टैक्स देना पड़ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था। औरंगजेब इज़ द रिमेंबर इन द हिस्ट्री इज़ एंड द ऑर्थोडॉक्स हार्ड वर्किंग एंड द गॉड फेयरिंग एम्पायर।
ठीक है। ये एक ऐसा राजा रहा इतिहास में जो कि हार्ड वर्किंग था, बहुत कठिन परिश्रम करता था और उसे खुदा का कोई भी डर नहीं था। सिंप्लिसिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफेंड हिज लाइफ स्टाइल, उसके जो जीवन को में शो करती है, उसका लाइफ स्टाइल जिस तरह से था उसके बारे में शो करते हैं। जिंदा पीर, लिविंग द सेंट, ठीक है। वो अपने आप में मीन्स बहुत ज़्यादा किसको धर्म को मानने वाला, मुस्लिम धर्म को बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला था। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे, मीन्स बहुत सारे ऐसे लोगों को उसने जो उसकी पॉलिसी को नहीं मानते थे, कई सारे हिंदू लोगों ने अपना धर्म इसी के समय में बहुत सारे हिंदू जो थे वो किसी मुस्लिम कल्चर को अपना लिया था। The impact of many wars revolt, the Aurangzeb involved in Deccan for the following struggles against the Marathas under the Shivaji, weakened the empire. His death in the 1707 means जो औरंगजेब थी उसकी मृत्यु हुई 1707 में। वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उसने लड़ाइयाँ, रिवोल्ट्स वगैरह जो बहुत झेले, जो कि ज़्यादातर मराठाओं के साथ रहे, जिसमें द ग्रेट मुगल्स मार्क इन द एंड, इसी के साथ जो है मुग़ल वंश का, जो महान मुग़ल वंश था, उसका अंत स्थापित किया जाता है। इट इज़ द फॉलोड बाय द वॉर ऑफ द सक्सेशन अमोंग हिज सन, गॉडली वीकेंड ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी। हालांकि मुग़ल साम्राज्य का अंत इसी के साथ औरंगजेब के साथ हो जाता है। जितने भी उसके बच्चे रहे, जो उसके बेटे रहे, वो सभी के सभी बहुत ही वीक मीन्स कमज़ोर शासक रहे, जो कि अपने मुग़ल डायनेस्टी को, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब बात करते हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन द इन ए अकबरी, आईने अकबरी में हमें ऑथर ऑफ द अफजल फ़ज़ल, जिसके जो राइटर हैं वो कौन है? अफजल फ़ज़ल हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दी थी मुग़ल वंश के। The Mughal Empire held the absolutely powers, all decisions to make it carried out his name. उसके नाम से ही, उनके नाम में इतनी पावर थी कि वो हर डिसीज़न अपने नाम से लिया करते थे। मीन्स किसी और का मीन्स किसी तरह के सलाह तो लिया करते थे दूसरे जितनी भी अथॉरिटी थी, बट किसी के साथ मीन्स जो भी डिसीज़न लेना होता था वो अपने आप ही लिया करते थे। द एम्पायर वाज द ऑल्सो द कमांडर इन द चीफ ऑफ द आर्मी, द चीफ अथॉरिटी मजिस्टर मैटर टू ऑफ द जस्टिस। जितनी भी आर्मी होती थी, आर्मी में भी एक चीफ होता था, मैटर जितने भी जस्टिस के होते थे उसके लिए भी वो एक चीफ अथोराइज रखी गई थी। द नोबल एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द एम्पायर वार्म देयर पोजीशन टू द एम्पायर। अब इसमें बहुत सारे नोबल्स थे जो कि अधिकारी थे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर स्टेब्लिश थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी विद एम्पायर वाज ए की फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ये किसकी? मुग़ल एम्पायर की एक फीचर्स स्ट्रक्चर को शो करता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है, उनके अथॉरिटी को शो करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी वाज बेस्ड ऑन द डिवीज़न ऑफ ए पावर अमोंग द वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रशासन में वो बटी हुई थी। ईच अंडर चार्ज ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, हर एक वो जो डिपार्टमेंट था वो किसी एक अधिकारी के अंदर वर्क किया करता था। इम्पॉर्टेंट अधिकारी हुआ करते थे इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ये डायग्राम शो किया गया है, जैसे कि दीवान और दीवाने आला, ए हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि टैक्स को कलेक्ट करता था उसको क्या बोला जाता था? दीवान बोला जाता था। जो इनकम की जितनी भी मीन्स चेंज, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कलेक्शन जो भी मिलता था, उस इनकम को एम्पायर के पास बताना, उस शासक को बताना, उसके जितना भी ड्यूज़ है वो किस तरह से किया गया है, वो दीवाने आला का काम होता था। मीर बख्शी ये कौन होते थे? ए हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ठीक है, इसमें हेड नोबिलिटी, इंटेलिजेंसी बहुत अधिक मीन्स ज्ञानता जानी जाती थी। और यहाँ पर रिकॉर्ड भी मेंशन किए जाते थे कि कौन कौन व्यक्ति किस तरह की पोस्ट पर स्टैब्लिश हैं, क्या उनका मीन्स ओहदा है, ये भी मेंशन किए जाते थे। उनकी सैलरी, सब कुछ बजट बनाया जाता था। मीर शाह आज़म ये रॉयल वर्कर हुआ करते थे, ये चार्ज
ऑफ ए रॉयल वर्कशॉप, जितनी भी वर्कशॉप हुआ करती थी उनके हेड हुआ करते थे। जैसे कि आज के समय में हमारे गोदामों में होता है एक हेड, ऐसे ही इनके समय भी होता था। चीफ ए ख्वाजा एंड द चीफ सरदार, ये हेड होता था जुडिशरी डिपार्टमेंट का, ठीक है। जो जुडिशरी में न्यायालय अधिकार होता था उसमें एक हेड बेस पर होता था, अधिकारी हुआ करता था मुख्य। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए चैरिटेबल एंड द रिलीजन एडवांट, इसमें जितने भी धार्मिक जो मीन्स जजमेंट होते थे उनके अंदर काम किए जाते थे। मुताशी, द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट की जितनी भी जिम्मेदारी होती थी वो इसके अंदर आती थी। द मनसबदारी सिस्टम, इन द एंड ऑफ पे अटेंशन टू द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, इस समय में क्या होता था, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जितनी भी आर्मी थी, उन सभी पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता था। इंट्रोड्यूस ए यूनिक सिस्टम, इसमें एक रैंक सिस्टम को उन्होंने प्रेजेंट किया गया था, अनोखे रूप में दिया गया था। ये यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था इसके बारे में आपको बताया जाएगा इन द नेक्स्ट पेज, जस्ट ऑन इट। मनसाबदरी सिस्टम क्या होता था, इसमें अंडर द सिस्टम ईच ऑफिसर नो एज द मनसाबदर या फिर मनसब, इसमें एक रैंक दी जाती थी जिसको कहा क्या जाता था, मनसब कहा जाता था। इट इज़ द गार्डनिंग सिस्टम यूज टू द फिक्स मार्क रैंक एंड द सैलरी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ऑफिसर, इसमें हर एक जो भी अधिकारी होता था उसको एक फिक्स रैंक दी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग उसको मनी, उसकी सैलरी जो है प्रोवाइड की जाती थी। जो सैलरी दी जा रही है उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी, अलग अलग अधिकारी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी। द रैंक वर द डिवाइडेड इन द जाट एंड द सवार, इसमें दो रैंक थी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड की जाती थी, जट और सवार। जट जो था वो मनसबर का पर्सनल स्टेटस और सैलरी को देखा करता था, मीन्स इसका काम क्या था, सैलरी को मेंशन करना, सैलरी के बारे में बताना, ठीक है। जैसे कि जो लोवेस्ट रैंक होती थी उसके हाईएस्ट 5000 फॉर द नॉवेल्स, उसको करीबन जो सबसे आखिरी जो लोवेस्ट रैंक होती थी वो 10वीं होती थी और इसमें उसको कितने मिलते थे, 5000 फॉर ए नॉवेल्स, 5000 असरफिया मिलती थी जो भी अमीर होते थे, ठीक है। सवार जो है इंडिकेटेड होता था कार्वल मैन्स का, जो पैदल चलने वाली यात्री हैं उनके जिम्मेदारी इस सवार की होती थी, ठीक है, सवार उसमें आते थे। द मनसबदर रिसीव द बोन सैलरी इन द रिन्यू एजिस्टेशन ऑफ कॉल्ड द जागीर, जो मनसबदर होते थे उनको क्या दिया जाता था, जो भी सैलरी मिलती थी उसके बेस पर उनको जागीर दी जाती थी, मीन्स ज़मीन दे दी जाती थी कि भाई तुम्हारी इतनी सैलरी यहाँ पर है, ठीक है, ये इतने जागीर तुम्हारी हो गई, ठीक है, जगह दी जाती थी। वहीं पर हमने बताया कि जो मनसबदार होते थे, जट जो होते थे, इनको सैलरी पे की जाती थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। एक बार रिवाइज़ करेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आपको बताया शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ का जीवन के बारे में कि ये 1625-27 में अपनी गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ का रियल नेम या फिर शाहजहाँ था, इसके शाहजहाँ का जो नेम था उसका मीनिंग होता था किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसने अपने समय में बहुत सारी जो है रिवोल्ट्स को झेला, बहुत सारे रिवोल्ट्स इसने अपने समय में झेले, ठीक है। इसका जो मेन जो मेजर इसका एरियाज़ था जहाँ पर ये रूल किया करता था वो दक्कन था, जिसमें इसके पास कई सारे स्टेट थी, जैसे कि बीजापुर था, गोलकंद था, अहमदापुर था, ठीक है। इसमें इस समय में इसने कई सारे राजपूतों ने इसके समय में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया जो इसके पक्ष में नहीं थे। उन सभी को जो है रिवोल्ट्स का इसने जो है जवाब दिया, अंत किया, रिवोल्टेशन को ख़त्म किया। कई सारे जो है पासवान से इसकी हिस्ट्री के बारे में, शाहजहाँ के बारे में बहुत सारी जो है किताबें लिखी गई हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा नॉइंग है जो कि शाहजहाँ नामा है, जो कि इनायत खान ने लिखी थी, ठीक है। शाहजहाँ के द्वारा जो शाहजहाँ की लाइफ के बारे में जो बुक लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, शाहजहाँ नामा में, जो किसने लिखी थी, इनायत खान ने, ठीक है। शाहजहाँ जो था वो एक बहुत अच्छा रूलर था। इसने रूल अपनी जो
पूरा एरिया था उसको बहुत अच्छी तरह से रूल्ड अप करा हुआ था। इसने अपने समय में बहुत सारी इमारतें बनवाई, बहुत सारी सड़कें बनवाई, ताकि जो है कनेक्शन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे इनके ट्रेडिंग कनेक्शन बने रहें। जिसमें सबसे जो मेन रोड थी वो आगरा, लाहौर, दिल्ली और अहमदनगर को कनेक्टेड करती थी ट्रेड के लिए। ठीक है, इसके बाद बताया जब शाहजहाँ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए तो उनके चारों बेटों में बहुत ज़्यादा फाइट हुई, किसको पाने के लिए, थ्रोन को पाने के लिए, गद्दी को पाने के लिए, जिसमें जो औरंगजेब था वो जीत गया और उसने अपने पिता को बंदी बनाकर 1658 में खुद गद्दी पर बैठ गया। जहाँ पर औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने पिता को जो है प्रिजन में डालवा दिया आगरा के फोर्ट में। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई 1666 में, मीन्स 66 में। अब बात करते हैं औरंगजेब की गद्दी पर बैठने की। तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत सारे जो है रिवोल्ट्स को अंत किया, जिसमें सबसे बड़ा जो रिवोल्ट था वो किसके खिलाफ था, उसका सिख, समताज और मराठास के खिलाफ था। जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल उसका शिवाजी के साथ रहा, जिसमें उसने अपने आप को मराठास को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, मीन्स औरंगजेब से अलग कर दिया था। औरंगजेब अपने समय में मीन्स पहला ऐसा रूलर रहा मुग़ल वंश का जिसने 50 साल से भी ज़्यादा जो है मुग़ल साम्राज्य पर या फिर पूरे भारत पर जो है अपनी सत्ता बनाई। और इसने पूरे जो सब कॉन्टिनेंट्स थे उन पर अपना अधिकार बना लिया। जैसे कि आपको ये दिखाई दिए रहा है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, उसमें क्या दिखाया गया है, एक्सटेंड ऑफ द औरंगजेब एम्पायर, औरंगजेब की एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो पूरा भारत उसने मोस्टली कवर किया हुआ था, जिसमें मराठास ने बाद में जो है रिवोल्ट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट गेन किया। अपने लंबे समय तक गद्दी पर बैठने के कारण उसने अपने आप को एक पदवी दी थी जिसको कहा जाता है आलमगिरी। आलमगिरी जो था वो उसने अपने आप को टाइटल इसलिए भी दिया था क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मीन्स लंबे समय तक तो रूल किया ही था, 50 साल से भी ज़्यादा उसने जो है अपना शासनकाल बनाया। बट उसके साथ साथ भी उसने एक और मेन रीज़न था उसको अपनी ये पदवी देने का, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने जो है अपने समय में मुग़ल वंश को बहुत तेज़ी से आगे जितने भी रिवोल्ट्स थे उनका अंत करते हुए बहुत लंबे समय तक उसने अपनी मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था और दूर दूर तक उसका प्रशासन फैलाया था। मुग़ल साम्राज्य में देखा जाए तो औरंगजेब ने अपने समय में एक रिलीजन पॉलिसी जो है बनाई थी, कॉन्फ्रेंट किया था, जिसमें 9 सिख गुरु जो थे, 9वें जो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनको अंतिम जो है बाद में उसने फांसी दे दी थी। ठीक है, इसके साथ ही उसने जो है एक नया टैक्स स्टैब्लिश किया था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों के लिए था, जो कि मुस्लिम कल्चर को नहीं मानते उनके लिए था, जाजिया कर। जब भी कोई व्यक्ति टैक्स मीन्स मंदिर में या गुरुद्वारों में या फिर अपने किसी भी प्लेस में, टेंपल प्लेस में जहाँ पर आप धर्म के पूजा कर सकते हैं, ऐसे जगह पर जाते थे तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था, जिसको नाम क्या दिया था, जाजिया कर। ठीक है, जाजिया कर देना ज़रूरी था। वो एक बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग रूलर था, साथ के साथ अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मान्य रखने वाला, उसकी बहुत मान्यता थी अपने धर्म को लेकर, और इसी कारण उसने मुस्लिम धर्म को पूरे भारत में फैलाया था। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर औरंगजेब के समय में ही सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम धर्म की इस्टेब्लिशमेंट या फिर मुस्लिम धर्म को फैलाया गया था। ठीक है, औरंगजेब जो है 1707 में मृत्यु हुई इसकी, क्योंकि मराठास के साथ जब शिवाजी का उसकी फ़ाइट हुई थी तो उस समय वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो उसके बाद जब वो उसकी मृत्यु हुई 1707 में, तो उसके बाद जितने भी रूलर्स रहे, जितने भी उसके बच्चे रहे, सक्सेसर रहे, वो बहुत ही वीक, कमज़ोर रहे, जिसके साथ ही मुग़ल वंश का अंत हो गया। ये कहा जाता है मुग़ल वंश का सबसे नोइंग और सबसे ज़्यादा कैपेबल 2 ही रूलर्स थे। एक तो अकबर, जो कि अपने वर्क के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए, अपनी महानता के लिए जाना गया, और दूसरा था औरंगजेब, जो अपनी पॉलिसी के लिए, अपने रिवोल्ट्स के लिए और अपने टैलेंट के लिए जाना गया। हालांकि अकबर और अगर औरंगजेब में से कंपेयरिंग करा जाए तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? मुझे तो बेटा अकबर अच्छा लगा, मे बी आप लोगों को भी अकबर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो औरंगजेब के जीवन के साथ यहीं पर अंत होता है। यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की बात की जा रही है, तो हम बताते हैं कि मुग़ल एम्पायर ने क्या किया था, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। इसके समय में बहुत सारे कमांडर्स, आर्मी चीफ भी थे और कई सारे अथॉरिटीज़ उसने एडवाइस मिनिस्टर बनाए हुए थे, जो कि उसकी हेल्प करते थे। कब? जब भी उन्हें सलाह चाहिए होती थी जस्टिस के लिए।
ठीक है। यहाँ पर अधिकारियों को अलग तरीके से सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। जो लोग सैलरी बेस पर होते थे, जो उसकी पैदल चलने वाले यात्री होते थे या फिर जो पैदल सैनिक होते थे या छोटी पोस्ट पर होते थे, उनको सैलरी पे की जाती थी। और जो बड़ी पोस्ट पर होते थे उनको जागीर मीन्स जो है जागीर दी जाती थी, जो कि उनके किसके लिए दी जाती थी, उनके एज ए सैलरी की बेस पर दी जाती थी। ठीक है, कई कई जागीर उनको मिलती थी, ज़मीनें मिलती थी। और बाद में यही रूलर्स जो थे, यही जो ऑफिसर्स थे, बाद में इन्होंने जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुग़ल वंश का अंत हुआ, इन्होंने अपना नया साम्राज्य और नई डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की। आज के लिए इतना ही। अगले जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपको लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।